हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियो सीरीज़ का, जिसमें कि हम एनसीईआरटी बायोलॉजी को नीट 2024 के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर स्कूल एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका नीट हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है कि सवाल जो है वो एनसीईआरटी से क्रिएट होते हैं। तो हम आपको एक एक चीज़ को कंसेप्चुलाइज करके पढ़ाएंगे, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, और आप जो है पूरा कोर्स हमारे साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें कि आप पहले 3 पार्ट में चीज़ों को कवर कर चुके हैं और आज हम जो है आगे वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये है आज का टॉपिक। तो हमने पहले यहाँ छोड़ा था, जिसमें कि हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई आप में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किस तरह से होता है। तो बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यार, ऐसा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 44 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और आपके जो हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 2। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल आपकी 44 प्लस एक्स होगी, और अगर आप बात करते हो मेल की, तो मेल आपका 44 प्लस XY होगा। और आपके जब गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट बनेंगे, तो उस समय पर आपका यहाँ फीमेल में एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, क्योंकि फीमेल जो है वो आपकी होमोगैमेटी शो करती है, यानी 22 प्लस X जो फीमेल गैमेट बनाएगी, और आपका जो मेल होगा वो 2 तरह के गैमेट शो करेगा, यानी 22 प्लस X और एक बनाएगा 22 प्लस Y। तो 2 तरह के। तो मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होता है इस गैमेट का इस वाले गैमेट के साथ, सपोज कीजिए, तो बेबी जो है वो गर्ल होगा, यानी 44 प्लस X होगा। अगर मान लो इसका इससे फर्टिलाइजेशन होता है तो 44 प्लस XY होगा। ठीक है ना बात। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है, और मेल में 50% गैमेट जो होंगे वो Y क्रोमोसोम वाले होंगे, और मेल में दूसरे जो 50% होंगे वो X वाले होंगे, जबकि फीमेल में 100% गैमेट जो है वो एक ही तरह के होंगे, यानी X क्रोमोसोम कंटेनिंग होंगे। ठीक है ना, बस इतनी बात है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आप समझिए, जाइगोट बनने के बाद हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आप समझिएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब जाइगोट जब डिवाइड करना शुरू कर देता है तो भैया ध्यान रखना, जाइगोट क्योंकि डिप्लॉयड सेल है, मैं बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ, जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है, और वो डिप्लॉयड सेल जो है अब माइटोसिस करेगी, माइटोसिस करना है उसको। तो उसमें भी आपकी किताब में लिखा है कि वो क्लीवेज करता है। ठीक है। तो क्लीवेज में एक खास चीज़ होती है, जब सेल क्लीवेज करती है, तो क्लीवेज में आपको सेल डिवीजन का जो सेल साइकिल है वो याद होगा। तो क्लीवेज में आप ध्यान रखोगे, नो G1 और G2 ये नहीं होती हैं, G1 और G2 नहीं होती है, सीधा जो है वो एस फेज होती है और फिर डिवाइड होता है, मतलब एस फेज होती है और एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो ये ध्यान रखना कि जब क्लीवेज होता है तो G1 G2 नहीं चलती हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है सेल। जाइगोट जो है उसको सीधे डिवाइड होना होता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो होता है वो पहले ही बहुत कम होता है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो कम होगा, और जाइगोट चाहता है कि मेरा जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है वो हाई हो जाए। तो जाइगोट जो है वो क्लीवेज करके, जैसे आप पिज़्ज़ा काटते हो, मतलब ऐसे पिज़्ज़ा काटते हो ना यूँ, तो यूँ करना मतलब इसके सेल को छोटे करना, जिससे कि सेल्स का जो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हाई हो जाए, ये वाली बात है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले बता देना। और ये जाइगोट अब डिवाइड कर रहा होता है, मान लीजिए ये आपका पहला डिवीजन हुआ, पहला क्लीवेज हुआ, तो पहले क्लीवेज के बाद 2 सेल हुई। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हुआ चलता हूँ। अगर मान लो जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज के बाद दोनों सेल अलग हो जाती हैं, 2 जो सेल बनी है, मान लो ये डिप्लॉयड एक और है, ये डिप्लॉयड एक और है, मान लो ये दोनों सेल अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग, यूँ अलग हो जाती हैं, तो उस टाइम पर ये दोनों सेल जो हैं एक जाइगोट की फॉर्म में कंसिडर होंगी। समझ आई बात। मतलब ये दोनों जाइगोट कहलाएंगी, और इस तरह से जो बच्चे पैदा होंगे वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो कैसे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस।
तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो ऐसे बनते हैं कि जाइगोट्स में जो पहला डिवीजन होता है उस पहले डिवीजन से जाइगोट से 2 सेल बन जाती हैं जो अलग अलग हो जाती हैं और दोनों सेल ही आपकी जाइगोट की तरह कंसिडर होती हैं, तो वो 2 आइडेंटिकल बच्चे होते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 2 अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुए हों और अलग अलग संतान हुई हों, तो उस टाइम पर 2 एग अलग अलग हों मतलब, तो उस टाइम पर मैं बता दूं आपको उन्हें कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है ना बात, तो ये सवाल आ जाता है ना, तो पता रहना चाहिए इतना कम से कम। फिर यहाँ जाइगोट अब आपका डिवाइड करता जा रहा है। डिवाइड करने के बाद जाइगोट जो सेल्स बनाता है उन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो पहले जो है 2 से 4 ब्लास्टोमियर, 4 से 8 ब्लास्टोमियर, फिर 16 ब्लास्टोमियर। जब ये स्ट्रक्चर इस तरह से 8 से 16 ब्लास्टोमियर की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं मोरूला। और जो ये 8 से 16 सेल की स्ट्रक्चर जो भी है इसको अपन बोलते हैं मोरूला। और भाई मैं बता दूं इसके लिए एक नाम और यूज करते हैं, उसे कहते हैं सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल, ये वाली बात, ठीक है ना। फिर सॉलिड बॉल में होता क्या है, देखो यार ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती है, इनकी संख्या बढ़ती है, तब बाहर से इसमें बाहर एक सेलुलर लेयर, मतलब इन इतनी सारी सेल्स जो हैं ये इन सभी सेल्स में से एक लेयर जो है बाहर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, तो बाहर एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है ना। किसमें से, जो बहुत सारी सेल्स थी ना, उन बहुत सारी सेल्स में से ही डिफ्रेंशिएट होकर के बाहर एक लेयर बन गई है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट कुछ सिक्रीशन करती है, जिस सिक्रीशन की वजह से अंदर वाली जो सेल्स होती हैं वो एक साइड पे चली जाती है, अंदर एक साइड पे, और एक साइड पे जाने के बाद बनाती हैं इनर सेल मास। ये ठीक है, इनर सेल मास जिधर गया होता है ऐसे बताते हैं कि उधर हम कहते हैं एनिमल पोल। ठीक है, और इसके दूसरी साइड पे हम बोलते हैं वेजिटल पोल, और ह्यूमंस में इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। वैसे ब्लास्टुला भी बोलते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, पर यहाँ हम इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है और एक साइड में इनर सेल मास होता है जो कि स्टेम सेल्स होती हैं बहुत सारी, जिनसे फाइनली बाद में जा कर के एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेंगी और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये वाली बात है। और बता दूं तो मैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जब जाएगा, मतलब इसको ब्लास्टोसिस्ट को जब इम्प्लांटेशन करना होता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस की, तो वो इधर एनिमल पोल की साइड से इम्प्लांट होगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा डेवलपमेंट है, ज़्यादा इन्होंने बताया भी नहीं एनसीईआरटी ने। इन्होंने कहा है कि पहले जाइगोट डिवाइड करता है, वो भी क्लीवेज करता है, फिर जाइगोट 2 सेल 4 सेल 8 सेल इस तरह बढ़ाता है, फिर 16 सेल या ज़्यादा सेल का होता है तब उसे हम सॉलिड बॉल बोलते हैं, और जब ये इस तरह से खोखला हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं होलो बॉल। तो ये सवाल भी आ जाता है होलो बॉल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो होलो बॉल स्ट्रक्चर जो है हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट को कहते हैं। ठीक है ना। तो एक बार पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव थ्रू द स्थमस ऑफ द ओविडक्ट। तो आपको पता है कि ये ओविडक्ट में स्थमस से मूव होता जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट है वहाँ से मूव होता हुआ यूट्रस की तरफ बढ़ रहा है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से डिवाइड हो रहा है। मतलब 14वें दिन जो है वो ओवुलेशन हुआ था आपका। तो ओवुलेशन के बाद क्या होगा, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो 15, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन इस तरह से ये यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना। फिर आगे जो लिखा है, यहाँ लिखा है कि एंड फॉर्म द 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर द एम्ब्रियो विथ 8 to 16। यहाँ से आपको याद रखना है कि जब 8 से 16 सेल का जो एम्ब्रियो होगा उसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, एक्चुअली सेल्स नहीं हम बोल रहे हैं यहाँ पर, हम बोलेंगे 8 to 16 ब्लास्टोमियर तक का जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मोरूला कहलाएगा। लिखा है ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज द मोरूला, एंड ये याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। एंड द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट।
मतलब मोरुला फिर लगातार डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट। तो बाहर की जो लेयर होती है वो आपकी ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। तो अंदर वाली लेयर जो है वो आपकी इनर सेल मास बनाएगी, है ना। इनर सेल मास में जो सेल्स होंगे वो स्टेम सेल्स होती हैं, वही भविष्य में लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो बनाएगी, ठीक है ना। एंड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। तो ये सवाल है, मैं आपको इम्प्लांटेशन अभी समझाऊंगा कैसे इम्प्लांटेशन होता है। एक बार हम देख भी लेते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पे जब आपका जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था ये जाएगा आपका, और इसको एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में इम्प्लांटेशन करना होता है। तो ध्यान रखने की बात ये है कि ईपी इसके अंदर क्या होगा, जो इनर सेल मस था ना वो डिफ्रेंशिएट करके 2 लेयर बना लेगा। एक तो बना लेगा ईपी ब्लास्ट, एक बना लेगा हाइपोब्लास्ट, और इन दोनों को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क कहते हैं। ये एम्ब्रियोनल डिस्क। तो कभी कभी सवाल आता है एम्ब्रियोनल डिस्क किसकी बनी होती है, तो आप बताओगे ईपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की। मतलब जो इनर सेल मास था ना उसी ने आपकी 2 लेयर बना ली हैं, ईपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब ये इधर से क्या करेगा, एंडोमेट्रियम में घुसेगा। तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती है, मैं बता दूँ आपको, जो आपका जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं उनका नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है, उनका नाम है सेल्स ऑफ रॉबर। तो वो क्या करती है, यहाँ से एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन में मदद करती है, एंडोमेट्रियम को तोड़ती हैं। और एंडोमेट्रियम को तोड़ने से क्या होता है, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम में अंदर घुसने लगता है, अंदर की साइड जाने लगता है, ठीक है ना। उसी टाइम पर जाते जाते ही ये मैं आपको बता दूं, इसी ट्रोफोब्लास्ट में से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्ट बाहर डिफ्रेंशिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्ट बाहर डिफ्रेंशिएटेड होती है। देखो आप जा रही है अंदर की तरफ को, और ये उसमें घुस रहा है अंदर, मतलब ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस रहा है। और आपका जो ट्रोफोब्लास्ट थी पहले वाली सेल्यूलर ट्रोफोब्लास्ट थी, जो उसको साइटोट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, उसी में से डिफ्रेंशिएट होकर के एक लेयर निकल रही है बाहर सेल्स की, जिसे हम सिंक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यहाँ से निकल रही है। तो अभी क्या होगा, ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है आपका, पूरा ब्लास्टोसिस्ट जो है ये पूरी तरह से अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। और थोड़ी देर बाद मैं बता दूं आपको, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इसकी, ये इधर आ जाएगी, मतलब एंडोमेट्रियम इधर आ जाएगी और ये ब्लास्टोसिस्ट आपका उधर चला जाएगा पूरी साइड, मतलब मायोमेट्रियम की साइड चला जाएगा, एक्चुअली उधर की साइड पे ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर बाद। समझ आई बात। फिर क्या होगा, ये जो सिंक-साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, ये इसको पूरा एकदम कवर कर लेगी चारों तरफ से। ऐसे बना दूं तो अगर ये मान लो ऐसा होगा तो ये पूरा इसी में डूब जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये इसी में घुस रहा था अंदर, तो अब ये इसी में डूब जाएगा पूरी तरह से। और फिर यही जो आपकी सिंक-साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, ये इस तरह से, यही यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कोरियोनिक विलाई बनाने में मदद करती है। वो एक बात की बात है, एनसीईआरटी इतना ज़्यादा जा नहीं रही है, ठीक है ना। मतलब ये जो बनेगी ट्रोफोब्लास्ट जो थी, इसी की जो विलाई थी, इसी की जो प्रोजेक्शंस थी, वही जो है आपकी यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने में मदद करती है। उन्हें भविष्य में कोरियोनिक विलाई कहते हैं। जब यहाँ पर लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो बन जाएंगी, जब यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन होगा और जब यहाँ सेल्स का मूवमेंट होगा, तो उसके बाद यहाँ एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस और जो बोलते हैं यॉर्क सैक, ये 4 तरह की लेयर बनेंगी। तो आउटर लेयर जो होती है जिसे हम कोरियन कहते हैं, वो कोरियन ही यहाँ पर प्लेसेंटल विलाई, कोरियोनिक विलाई बनाने में मदद करती है। तो मैंने यहाँ पर ना एक काम किया है, छोटा सा ये नोट कर दी हैं। और क्योंकि यार यही सवाल में भी मुझे लगता है एनसीईआरटी से बाहर जो पेपर में आ सकता है वो यही हो सकता है, अदरवाइज से बाहर सवाल नहीं आता है। तो ज़्यादा जानना भी नहीं है, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे होता है मूवमेंट ऑफ सेल्स, कैसे होता है, वो अभी ज़्यादा जानना नहीं है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना यहाँ से। अगर कोई पूछेगा एमनियन कैसे बनती है, तो आप बताओगे आउटर मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। कोरियन कैसे बनती है, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर मेसोडर्म। तो यार ये मेरे को लगता है बाकी कुछ आए ना आए, कोरियन का तो आ ही सकता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, पर ये लर्न करना जरूरी है। तो यू हैव टू लर्न दिस, पूछ लेंगे इसको कभी कभी ना, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ एनसीईआरटी क्या कर रही है, इम्प्लांटेशन तक ही पढ़ा रही है, इसके बाद का नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। चलो देखो लिखा क्या है, लिखा है कि द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो। तो सीधा एनसीईआरटी ने कह के खत्म कर दिया कि इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है और एम्ब्रियो बनाता है। एंड आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। मतलब यूट्रस की जो सेल होंगी वो ब्लास्टोसिस्ट को पूरा एकदम कवर कर लेंगी।
एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। तो जो आपका पूरा ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के यूट्रस के अंदर घुस जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा, मतलब मायोमेट्रियम की साइड चला जाएगा, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन, इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये थी यहाँ तक की इम्प्लांटेशन की बात। इसके बाद की जो बात है वो एक अलग बात है, मतलब वो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो उसको देखते हैं। अभी आप एक डायग्राम देख लो, इसमें डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ध्यान से देखोगे तो ये पता क्या हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर ये मान लो ब्लास्टोसिस्ट था तो ये पूरा एकदम अंदर घुस गया है। तो ये जो ये विलाई दिख रही है ना, ये सारी, ये वही जो सिंगसाइड ट्रोफोब्लास्ट थी ना, उसी ने ये बनाई होती है, मतलब ये फिर विलाई इसके चारों तरफ आ जाती हैं, ऐसा है। और ये जो रेड वाली है ये आप समझ लो कि ये एंडोमेट्रियम है और इसने इसे पूरी तरह से कवर कर लिया है क्योंकि ये उसमें अंदर पेनिट्रेट कर गया है, समझ रहे हो, ये वाली बात है। और बाकी यहाँ पे 4 लेयर जो है एम्ब्रियोनिक लेयर दिख रही हैं, कुछ तो दिख ही रही हैं, जैसे इन्होंने लिखा है योक सैक, यहाँ पर एक योक सैक है, ये दिख रही है कैविटी। हमारे में योक नहीं होता तो इसलिए वो योक सैक बस ऐसे ही रहती है। इसका फंक्शन मैं बता देता हूँ। शुरुआत में, बिल्कुल एकदम शुरुआत में आरबीसी फॉर्मेशन में ये मदद करता है, एकदम इनिशियली स्टेज जो होती है उसमें ये आरबीसी बनाने में मदद करता है। और फिर मैं बता दूं आपको दूसरा, यहाँ पर एक और है, ये जो दिख रहा है ये छोटा सा, ये है एलेंटॉयस। बाकी जगह पर एलेंटॉयस का सवाल जब आता है तो ये ऐसे पूछते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन एग में कौन करता है, तो वो ये करता है, पर यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे में एलेंटॉयस जो है वो अम्बिलिकल कोड बनाने में मदद करता है, अम्बिलिकल कोड बनाने में मदद करता है, मतलब बच्चा जिससे जुड़ा रहता है ना कोड से, उसको बनवाने में मदद करता है हमारे अंदर एलेंटॉयस है। और होती है दूसरी एमनियन और कोरियन। और एमनियन मतलब वो जो फ्लूइड है, मतलब इसके अंदर मैं बता दूं यहाँ पर फ्लूइड भरा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड, तो उस फ्लूइड के बाहर एक लेयर होती है, दैट इज़ एमनियन। और इसी तरह से आउटर एक लेयर थी, वो कोरियन है। उस कोरियन ने ही, क्योंकि कोरियन ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर एक नीजोडर्म की लेयर होती है उससे बनती है, तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये प्लेसेंटल विलाई जो हैं इनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, ये वाली बात है, ठीक है ना, कोरियोनिक विलाई। तो ये एक सवाल है, थोड़े बहुत इसमें से फोटो में से आ सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, प्लीज़ है ना ध्यान से पढ़ना, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे में देखो मैं बता दूं, प्लेसेंटा जो होता है उसमें 6 बैरियर होते हैं नॉर्मली, पर अगर हमारे में जाओगे तो ह्यूमन वाले में आपको 3 बैरियर देखने को मिलते हैं। उसमें भी हमारे में बच्चे की साइड पर 3 लेयर होती है और माँ की साइड पर केवल भरा होता है ब्लड। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। तो ऐसा प्लेसेंटा जो है मैं बता दूं आपका, उसको हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ऊपर से एक डिस्क जो है वो एक डिस्क जैसा प्लेसेंटा होता है, और डिस्क जो है पूरा ब्लास्टोसिस्ट था पूरा उसके चारों तरफ नहीं होती, एक साइड पे आकर के बनती है, जैसे यहाँ फोटो में देखोगे यहाँ पर आपका एक डिस्क जैसा बनेगा, तो इसीलिए हम इसको मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा भी बोलते हैं, मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो 2 बातें हैं, तो ये ध्यान रखना, हीमोकोरियल प्लेसेंटा हमारा होता है और मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा भी हमारा होता है। लिखा है द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म एन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। देखो यार, बच्चे को, फिटस को जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो प्लेसेंटा से ही होती हैं, एंड ऑफ टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट होता है बच्चे का वो भी वहीं प्लेसेंटा से ही बाहर आता है ना, माँ के ब्लड में। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कोड। तो कनेक्शन जो जोड़ के रखती है, जो उसको वायर जैसी जो है वो अम्बिलिकल कोड है, एंड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। Placenta also act as an endocrine tissue and produce several hormones। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकते हैं कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन बनाता है। तो ध्यान रखना, प्लेसेंटा आपका HCG बनाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बनाता है। प्लेसेंटा आपका HPL बनाता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बनाता है।
एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं इनमें से कौन हार्मोन प्लेसेंटल हैं, तो कर देना, ठीक है ना। चलो, लिखा है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बाद में प्रेगनेंसी के टाइम पर एंड में एकदम रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन जो है वो ओवरी से बनता है। बच्चे कभी कभी इसको गलती से लगा देते हैं प्लेसेंटा, तो ध्यान रखना ये प्लेसेंटल हार्मोन नहीं है। रिलैक्सिन इज़ अ ओवेरियन हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया है ओवरी के अंदर। ये बाद में प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पर रिलैक्सेशन में मदद करता है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only the time of pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones, ये समझ लो, एक्स्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सभी हार्मोन का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्योंकि कोर्टिसोल देखो आपको पता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है, थायरोक्सिन आपका BMR देखता है, प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाने में मदद करता है। तो ये सभी हार्मोन की नीड होती है एक्चुअली, है ना। तो ये चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए अच्छे से। तो प्रॉपर है, सवाल आ सकता है कि और कौन से हार्मोन्स जो हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है उस टाइम पर, तो ध्यान रखना 3-4 है इनकी बढ़ जाती है। एन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, इन मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर, ये ध्यान रखना, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन के एकदम बाद, यहाँ से सवाल बना सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि लिखा है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट, और इनर सेल मास डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाता है। एक्चुअल वाली जो लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स 4 होती हैं, कोरियोनिक, कोरियोन, एमनियोन और एलेंटोइस यॉक सैक, पर एम्ब्रियोनिक लेयर 3 है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, वो उन्हें बनाता है। लिखा है इनटू एन आउटर लेयर कोल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कोल्ड एंटोडर्म। तो आपका जो इनर सेल मास होता है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो आपको नहीं समझाइए कैसे बनता है क्या होता है, पर आप समझो पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाती हैं, बाद में उसके बीच में मेसोडर्म अपीयर होती है। तो ये भी मेरे को लगता है यहाँ से बना सकते हैं कि मेसोडर्म जो है वो बाद में अपीयर होती है, ऐसे कुछ बना सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर दें, इट मे बी दे कैन क्रिएट। एंड दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू बॉडी के होते हैं सारे के सारे आपकी यही लेयर बनाती हैं, जितने भी टिश्यू हैं सब यही बनाएंगी। मतलब हार्ट जैसे मीजोडर्मल है, गोनाड्स मीजोडर्मल है, ब्रेन एक्टोडर्मल है, आइज़ वाला एक्टोडर्मल है, ये ईयर का आउटर पिन्ना एक्टोडर्मल है, इनर ईयर एक्टोडर्मल है। इस तरह से मतलब सारे जो ऑर्गन्स हैं सब, कोई एंडोडर्मल है, लंग्स एंडोडर्मल है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्मल है ना, ब्लड जो है वो मीजोडर्मल है, किडनी मीजोडर्मल है। इस तरह से आपके बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग तरह से इन लेयर से ही बनते हैं। तो लिखा है दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन अडल्ट्स। इट नीड्स टू बी मैंशनड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स एंड विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन्स। तो यही सेल्स होती हैं कुछ जो कि आपकी सब कुछ बना सकती हैं। यहाँ पर आपको स्टेम सेल मिलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ बताया है कि भाई जो आपका एम्ब्रियो होता है उसमें समय समय पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और समय समय पर एम्ब्रियो क्या बनाता है, किस समय पर क्या बनाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें से नोट करने की हैं जो याद करनी है, मे बी आप याद कर लोगे, मैं बता देता हूँ। लिखा है व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर द 9 months एंड डू यू नो दैट हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स एंड एलिफेंट्स एंड कैट्स। तो डॉग्स में तो बहुत 3 महीने में भी, कैट्स में भी नहीं 2-2.5 महीने, डॉग्स में, कैट में भी इतना 2-2.5 महीने होता है, एलिफेंट में 10 महीने ज़्यादा होता है। एंड फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज़ फॉर्म। तो लगभग 28 दिन बाद हार्ट बनता है। तो पहला सिम्टम फीटस का, और वही होता है कि हार्ट मतलब नोटिस करते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनती है डॉक्टर और बताती है कि हार्ट बन गया है, मतलब हार्ट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, ऐसा। और फीटस है, देखो ध्यान रखना 2 महीने तक फीटस है, 2 महीने से पहले जो है वो एम्ब्रियो है, फिर उसके बाद वो फीटस कहलाना शुरू कर देता है, ऐसा। एंड बाय द एंड ऑफ द 2nd month द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। तो बाद में देखो फीटस ही कहेंगे, और 2nd month के टाइम पर फीटस है वो अब, और फीटस में फिर जो है 2nd month के टाइम पर क्या बन जाते हैं, लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, मतलब हाथ और उंगलियां ये सब बन जाती हैं। बाय द एंड ऑफ द 12 weeks मतलब 3 महीने बाद जो है वो ज़्यादातर ऑर्गन बन जाते हैं, मोस्ट मेजर ऑर्गन बन जाएंगे। द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट, पहला मूवमेंट सवाल आएगा ये भी, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड आर यूजुअली
ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो 5वें महीने में बच्चे के ऊपर हेयर्स और बच्चा का मूवमेंट जो है वो दिखाई देता है। ये भी बना सकते हैं क्वेश्चन। एंड द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, ठीक है, यहाँ लिखा है 6 महीने के बाद बच्चे के बॉडी पूरी तरह से हेयर से कवर होगी, आईलिड सेपरेट हो जाएंगी एंड आई लैशेस बन जाएंगी, और बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ बच्चा जो है वो पूरी तरह से तैयार होगा और डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला है, यहाँ से 1-2 सवाल बना सकते हैं, मे बी बना दे तो बना दे, है ना, बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इसमें से भी 1-2 सवाल आ सकता है, जैसे लिखा है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। तो ये भी सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन है वैसे तो बच्चों वाला, कि जेस्टेशन पीरियड हमारे में कितने टाइम का होता है। तो 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड आपको देखने को मिलता है। एंड विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फिटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इसको अपन बोलते हैं, सॉरी, ये आपका डिलीवरी जो है उसे पार्टुरेशन बोलते हैं। इसके लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originate from the fully developed fetus. सवाल नंबर 1 ये आएगा भैया। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है कुछ सिग्नल भेजता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्लेसेंटा भी भेजता है जो कि बताते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बच्चा भी सिग्नल भेजता है, प्लेसेंटा भी। एंड दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बनता है। थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन बनता है, कम पेन होते हैं, फिर ऑक्सीटोसिन बनने के बाद एक्ट करता है यूट्रस की मसल्स पर, फिर और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फिर और ऑक्सीटोसिन बनता है, और फिर वो और पेन होते हैं। फिर इस तरह से लगातार ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, एंड दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है ना। तो बर्थ कैनाल यानी वजाइना और सर्वाइक्स दोनों को मिलाकर कहते हैं, उससे बेबी बाहर आ जाता है, इसे हम पार्टुरेशन कहते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर, तो प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है उसके बाद, ठीक है ना। चलो, फिर लिखा है द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो दूध बनवाने का काम जो है मिल्क का वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का, ये भी याद रखोगे। This helps in the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called the colostrum. तो ये पहला मिल्क है माँ का, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी ए होती है, ये जरूर ध्यान रखना। An antibody absolutely essential to develop resistance for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended by the doctor to bringing up a healthy baby, ठीक है ना। तो ये तो सबको पता है। तो ये है था हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये यहाँ ख़त्म हो गया है। ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, बस ये वाली बात है। कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्चुअल बात जो होंगी वो भी मैंने पढ़ाई है। आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से पूरी वीडियो देख सकते हैं। पूरा 11th का भी वहाँ मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा और 12th की भी, दोनों आ रही हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। संभव बैच से मैंने इसको बनाया है, तो हम इसको पूरा दिसंबर से पहले ही वो भी कवर कर लेंगे, 11th भी और 12th भी पूरा। साथ ही साथ आपको चैनल पर और अन्य कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ मिलेंगी, क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी, तो आप बने रहना मेरे साथ और देखते रहना लगातार। थैंक यू सो मच।